नरेश पाल सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, कंपोजिट विद्यालय टिटौटा। नेक्स्ट श्रीमती। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको जनपद बुलंदशहर गांव टिटौटा के एक ऐसे प्रधान अध्यापक से मिला रहा हूं जिन्होंने हाल ही में राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको वहां बुलाकर उनको सम्मानित किया है। सम्मानित क्यों किया गया है, क्या वजह है, सारी जानकारियां हम प्रधान अध्यापक नरेश कुमार जी से करेंगे। सर, पहले तो हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बधाई देना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, पूरे जनपद की तरफ से, कि आपने जो काम किया है उसका आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने वो सम्मान दिया है जिसका इंतजार सभी प्रधानाचार्य और सभी प्रधान अध्यापक भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि स्कूल में तैनाती कब हुई थी और उस समय का स्कूल कैसा था जो आज इस लेवल पर लेकर आ गए कि आपको वहां राज्य पुरस्कार भी मिल गया। पत्रकार बंधु, पहले तो आपको मेरा नमस्कार। देखिए, मैं इस विद्यालय में सन 2018 में आया था और 19-20 में मुझे इस विद्यालय का प्रभार मिला। पहले से विद्यालय हमारा चल रहा था। देखिए, विद्यालय लगातार चलते रहती पर उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो जब मेरे पास इस विद्यालय का प्रभार आया तो मैंने जो और सुधार की जो आवश्यकताएं थी, जो छात्र नामांकन के लिए हमें जो जरूरी कदम थे, उन पर कार्य करना शुरू किया और 3-4 सालों के अंदर हमने वो कार्य उस विद्यालय के अंदर कर दिया। आप देखोगे कि पुराने विद्यालय की तस्वीर आप देखिए और वर्तमान विद्यालय की आप तस्वीर देखिए तो आप बिल्कुल अलग पाएंगे। तो इससे गांव वालों पर, बच्चों पर एक अलग ही प्रभाव पड़ा। जब हमने घर घर जाकर संपर्क किया, गांव वालों से संपर्क किया, समुदाय से संपर्क किया, तो उसे हमें जो अपेक्षित परिणाम था वो देखने को हमें मिला। और जो बच्चे हमारे यहाँ ये समझ करके सरकारी विद्यालय नहीं आते थे, आज हम देखते हैं हर घर से हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं, चाहे साधन संपन्न परिवार हैं या किसी भी वर्ग के बच्चे हैं, वो सब हमारे यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, हमने देखा था कि वाकई आपने स्कूल को इस तरीके से स्थापित कर दिया है कि प्राइवेट जो कॉलेज हुआ करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज एक होटल की तरह होते हैं, वहाँ बहुत शानदार बगीचे, पेड़ पौधे, स्कूल की डेकोरेशन, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आपने सरकारी स्कूल में रहते हुए और भिन्न स्कूलों का हम देखते हैं, उसकी भांति आपने एक ऐसा स्कूल स्थापित कर दिया कि वाकई जो गांव के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाना पसंद करते, वो जाना पसंद करते हैं टिटौटा के प्राथमिक विद्यालय में जाना पसंद करते हैं। और शिक्षा के प्रति जो आपने एक लो जगाई थी बच्चों में और उनके अभिभावकों में, वो आज निखर कर आ रही है। तो शिक्षा के प्रति किस तरीके से ये संभव हो पाया, क्योंकि कठिन परिस्थितियां थी उस स्कूल को बदलना और आज की तर्ज पर स्कूल को स्थापित करना? देखिए, प्रयास करना एक व्यक्ति को होता है और उसमें सहयोग सभी का लेना होता है। हमने जब देखा कि हमारे विद्यालय में सुधार की बहुत गुंजाइश है, तो पहले हमने कुछ उसके लिए प्लान बनाए, अपने स्टाफ को उससे जोड़ा। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता, उसके साथ में फिर हमने समुदाय को जोड़ा। हमने देखा कि जो चीज हम अपने स्तर से कर सकते हैं अपने स्तर से, जो समुदाय के सहयोग से हम कर सकते हैं वो समुदाय के सहयोग से। किसी भी गार्जियंस के लिए पहले 3 बातें जरूरी होती हैं। वो बच्चे का एडमिशन कराने से पहले 3 चीज देखता है। एक तो विद्यालय का भौतिक परिवेश, आपकी कक्षा कक्ष, तीसरा देखता है वो वहां की शैक्षिक गुणवत्ता। यदि ये तीनों चीज उसे सही मिलती है तो वो अपने बच्चों का एडमिशन विद्यालय में कराता है। तो सबसे पहले हमने ध्यान दिया भौतिक परिवेश पर और इसके लिए हमने वृक्षारोपण का एक वृहद अभियान चलाया और उन्हें पाला और आज आप देखोगे जो रिजल्ट है आपके सामने दिखाई पड़ता है। चारों तरफ से देखने पर आपको लगेगा तो हमारा विद्यालय हरा भरा दिखाई पड़ता है। डिजिटल शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है। जो सुख सुविधाएं बच्चों के लिए चाहिए, जैसे हर कमरे के अंदर डिजिटल व्यवस्था हो, तो उसके लिए हमने हर कक्ष के अंदर एक एलईडी टीवी, समुदाय के सहयोग से एलईडी टीवी लगवाने का प्रयास किया। अच्छा, सभी कक्षों में एलईडी टीवी लगा हुआ है? अभी हमारे यहाँ 3 या 4 कक्ष ऐसी जो बचे हुई, वो छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि उन बच्चों के साथ हम एलईडी टीवी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं। इसलिए जो जहां बड़े बच्चे बैठते हैं, जो लाइब्रेरी है, उस सब में एलईडी टीवी लगे हुए हैं। इसमें ने समुदाय के सहयोग से कूलर की व्यवस्था का प्रयास किया और वो कूलर हमने प्रत्येक कमरे में हमारे में कूलर लगा हुआ है।
कोई कमरा हमारा ऐसा नहीं है कि जहां कूलर नहीं लगा हुआ है। तो जो एक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक संसाधन है, जी। वो सब आवश्यक संसाधन हमने बच्चों को देने का प्रयास किया है। इसके अलावा देखिए, हम देखते हैं कि बहुत से गार्जियन सोचते हैं कि बच्चे भाई वहां की तो टाई लगा के जा रहे हैं, आई कार्ड उन्होंने लटका रखा है, पर आप यहाँ देखोगे हमारे यहाँ भी सब बच्चों को आई कार्ड मिलेगा, टाई मिलेगी, बेल्ट मिलेगी। प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर आपने उसको बदल दिया। बिल्कुल, हर में एक इसका संदेश गया कि भाई वास्तव में यहाँ पढ़ाई भी होती है। इसके साथ ही हम जब घर घर संपर्क जाते तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाते थे और उनसे कहते थे कि आप हमारे बच्चों का इस तरह आकलन करिए। तो जब वो तुलना करते तो वो पाते थे कि भाई यहाँ का आकलन अच्छा है, और हम कहते थे आप एक बार विजिट करिए, बच्चों का एडमिशन आपको बाद में कराना, पहले क्या कराना है आपको, विजिट करिए, आप हमारे यहाँ विजिट करिए। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कक्षा 6 से 8 तक पूर्ण संतृप्त है, वहाँ किसी एडमिशन की कोई गुंजाइश नहीं है, केवल हम 1 से 5। कितना अटेंडेंस है स्कूल में, कितना अभी तक? अब हमारे यहाँ कक्षा 6 से 8 तक है 232 बच्चे हैं, और 1 से 5 तक हमारे यहाँ 132 बच्चे हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं, मुझे आंकड़ा बता रहे हैं, ये रजिस्ट्री है या अनुपस्थिति भी? ये तो आप चलकर देख सकते, अनुपस्थिति है हमारे यहाँ। आप ये देखोगे हमारे यहाँ कोई बच्चा ऐसा एडमिट नहीं रहता, क्योंकि हमारे यहाँ जो सही बच्चे उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, तो हम ऐसा आंकड़ा रखने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, शिक्षा के प्रति किस तरीके से आपने शिक्षा को आगे बढ़ाया है वहाँ, और बेटियों को किस तरीके से आप स्कूल में आत्मनिर्भर बना पा रहे हैं? देखिए, नारी सशक्तिकरण के तहत मीना मंच की हमारे यहाँ स्थापना की गई है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, नारी सशक्तिकरण के लिए बच्चियों को हम आगे बढ़ाते हैं। जितने भी क्रियाकलाप है, क्लास के मॉनिटर्स हैं उनकी सहभागिता पूर्ण रहती है, हेड बॉय हेड गर्ल्स हैं उनकी सहभागिता पूर्ण रहती है, और जो भी क्रियाकलाप हमारे यहाँ होते हैं उसमें नारियां बढ़ चढ़कर, जो हमारी बच्चियां बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। एक दिन के लिए हमने अपनी एक बच्ची को प्रधानाचार्य बनाया था, उनके द्वारा पूरे स्कूल का संचालन, सब बच्चियों ने उसका स्कूल का संचालन किया था, और वो उन्होंने हमारी अपेक्षा कहीं कमी नहीं छोड़ी कि उन्हें कोई ऐसा दिखाई दिया हो कि वो कोई हमसे पीछे है। अच्छा सर, देखा जाता है और हमने सुना भी है कि स्कूल का टाइम अगर 8 बजे है तो नरेश पाल 7 बजे पहुंच जाते हैं। स्कूल का टाइम ऋतु में 9 बजे होता है तो 8 बजे पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो टाइमिंग से ही पहुंचेंगे, हम 7 बजे पहुंच के क्या करेंगे? तो ये क्या रीजन है और ये क्या आपके मन में चला था टाइम से पहले पहुंचे? देखिए, मेरा इस बारे में मेरा अपना मानना यह है कि आप जिस चीज का पालन नहीं करते दूसरा उसका पालन नहीं करेगा। यदि मैं किसी चीज का पालन, यदि मैं कह भी दूं बच्चों से मैं पहुंच रहा हूँ 8 बजे, बच्चों से कह दो आप 7:30 बजे आओ, वो कहेंगे कि आप तो जी आ रहे हैं 8 बजे, हमसे कह रही हैं 7:30 बजे। तो सबसे पहले हमें अपना उदाहरण रखना पड़ेगा। तो जो हम वहाँ 7 से और 7:10 तक पहुंच जाती तो बच्चे ही निश्चित हमारे, मुझे वहां मिलते हैं बच्चे 7:10 में, मैं जब भी पहुंचता हूँ बच्चे मिलती हैं, हमारे मैक्सिमम बच्चे 7:20 7:25 तक आ जाते हैं। और आप देखोगे जैसे ही 7:45 पे या 7:40 पे हम अपनी प्रार्थना शुरू करती हैं, लगभग समस्त बच्चे हमारे उपलब्ध होते हैं, और जो कुछ बच्चे रह जाते हैं 2-4, वो आगे पीछे आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो इससे हमने ये देखा कि इससे यदि हम बच्चे को जैसा ढालना चाहेंगे ऐसा ढल जाएगा। और इससे एक लाभ हमें ये मिलता है कि जब हम 8 बजे के स्कूल में 7:45 पर हम प्रार्थना शुरू करते थे, तो पहले हमारे यहाँ क्या होता है, प्रार्थना, उसके बाद प्रेरणा गीत होती है, प्रेरणा गीत के बाद में फिर वंदे मातरम, फिर राष्ट्रगान। तो हमें जो 8:30 तक या 8:15 तक 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जिससे हम बच्चों को गांव, विद्यालय का नाम, ब्लॉक, तहसील, जनपद और अपने जो भी सामान्य ज्ञान जो होता है हाँ उसे कराती हैं, दिनों के ये सब हम उन्हें करा देती हैं, राज्य राजधानियों के नाम। तो इसके लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाता है कि जो हम बच्चों को दे पाते हैं। अच्छा, कहते भी हैं कि बच्चे से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी वजह से नहा के नहीं जाते हैं, विदाउट ड्रेस जाते तो गुरुजी हमें वहां निलवा देते और ड्रेस भी दे देते। देखिए, हर तबके का बच्चा हमारे यहाँ आता है, और उसकी जिम्मेदारी हमारी, कभी कभी हम ये देखती हैं कि एक बच्चा, उसकी ड्रेस थोड़ी सी गंदी है, तो हमने उससे पूछा भाई ड्रेस गंदी, तो वो रोना शुरू कर देता है वहाँ, वो अपनी उस परिस्थिति को नहीं बता पाता। तो हम समझ पाती हैं कि भाई इनकी क्या परिस्थिति है। तो हम ये प्रयास करती हैं कि हमारे पास ड्रेस रखी रहती है, उन्हें हम ड्रेस दे देती हैं कि चुपके से हमने लिया और उन्हें ड्रेस दे दिया। मैंने कहा भाई ये ड्रेस लो और आपकी जब व्यवस्था हो जाए आप बनवा लेना। और यदि कोई बच्चा हमें लग रहा है कई दिन से नहा कर नहीं आ रहा, तो हम उसे विद्यालय में भी नहला देती हैं कि जिससे वो आगे के लिए वो बच्चा लगातार नहा करके आए। अगर मैं नहीं गया तो गुरुजी मुझे स्कूल में नहलवा देंगे। बिल्कुल, डेली हम उनके नाखून चेक करते हैं, बाल कटे या नहीं कटे वो चेक करती, कौन कौन बच्चे नहा कर नहीं आए। आज ईमानदारी से बताए, यदि कल आप नहा कर नहीं आओगे तो स्कूल में नहवा देंगे।
तो इस चीज का बच्चों पर असर पड़ता अच्छा, है। जैसे गुरुजी आप जो बातें बता पा रहे हैं, बच्चे आपसे सीख पा रहे हैं, तो क्या आप समय-समय पर उन अभिभावकों के घर जाकर वो सारी चीजें देखते हैं कि जो बच्चे स्कूल में सीख के जा रहा है, तो वो घर पर भी उस चीजों को महसूस कर पा रहा है या कर रहा है वो चीज़? देखिए, अपने आप हम कुछ भी कहते हैं, जी। उसके परिणाम का पता जब ही लगेगा, जब उनके गार्जियन से हम जी, जी, संपर्क कर जी, पाएँगे। तो हम ये देखते हैं, यदि भी गार्जियंस हमारे यहाँ मीटिंग में आती हैं, जब भी आती हैं, तो वो आती हैं, तो मैं उनसे एक ही शब्द कहता हूँ कि भाई आपको यदि आपके बच्चे को कोई भी परेशानी तुरंत हमें आके बताइए, जी। हमें बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और आप शिकायत रूप में लाएँ, वो भी स्वीकार्य है, और सुझाव लाएँ तो वो और ज़्यादा स्वीकार्य है। जी। आप शिकायत करोगे तो उससे दिक्कतदारी ये बनती है कि भाई हम शिकायत पे रह जाएँगे, और आप सुझाव देते हो, हमें सुधार करने का बहुत जल्दी से प्रयास करते हैं। तो हम गार्जियंस को जनरली डेली फ़ोन करो, जो बच्चे लगातार नहीं आते रहते हैं, उन्हें फ़ोन करवाया जाता है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, जो जी। हमारे बच्चे नियमित उपस्थित है, पूरे महीने आते हैं, उनके लिए हम स्टार लगवाते हैं, तालियाँ बजवाते हैं। इसके अलावा उन बच्चों के उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इनाम देते हैं उन्हें। ताकि जो बच्चे रहेंगे उनको कुछ सीख मिले। बिल्कुल, जो आने वाले बच्चे हैं उन्हें भी इससे वो मिलता है कि जी डेली वो बच्चे आके बताएं, सर मैं भी पूरे महीने आया हूँ, जी। सर मैं भी पूरे महीने, मुझे भी स्टार लगाइए। तो इससे बच्चों में होड़ लग जाती है प्रतिदिन आने की, समय पर आने की। अच्छा, ये तो सफर स्कूल का हो गया। अब सफर शुरू होता है राज्य पुरस्कार का। वहां तक कैसे पहुंचे और क्या रही इस बीच की कड़ियां? क्योंकि इतना आसान नहीं था ये सारी चीजें हो पाना। देखिए, मैं इस बारे में क्या आपको बताऊं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जी। मुझे राज्य पुरस्कार लेना है। ना मेरे दिमाग में कोई बात चल रही थी, मैं तो केवल अपने क्रियाकलाप को करना मेरा एक जो नियम है। दिनचर्या थी वो इसी बिल्कुल, पर मेरा एक नियम ये है कि मैं जब स्कूल में पहुंच जाता हूं और उसके बाद जब यहाँ घर आता हूं, बीच में कितना ही कोई भी कार्य हो, जब तक किसी सरकारी कार्य से मुझे बुलाया ना जाए, जी। इसके अलावा मैं स्कूल छोड़ता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं स्कूल नहीं छोड़ता, चाहे घर कुछ भी काम हो, कहीं कोई काम हो, जब मैं स्कूल में पहुंच जाऊंगा उसके बाद में केवल मैं 2:30 बजे ही, जैसे अब विद्यालय हमारा 2 बजे का, 2:30 बजे ही विद्यालय से निकलूंगा, और 3 बजे का विद्यालय तो 3:30 बजे ही विद्यालय निकलूंगा। इससे हमें लाभ ये मिलता है कि जो हम पूरे समय स्कूल में बने रहते हैं, तो बच्चों से जो हम बात कहते हैं, तो बच्चे भी समझते हैं कि भाई ये बात कही वास्तव में उसका पालन कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप अपना आदर्श प्रस्तुत ना करोगे तो फिर बच्चे उसका पालन नहीं करेंगे। जो आपने राज्य अध्यापक पुरस्कार की बात सोची है, जी। तो पिछली बार हमारे यहाँ जो बीएसए साहब थे, वो आए थे, उनसे उन्होंने हमारा हौसला बहुत बढ़ाया। तो वो एक दिन आए थे, हमारे यहाँ प्रार्थना चल रही थी, उन्हें लगा कि बच्चे ही नहीं आए, पर उन्होंने देखे तो यहाँ तो प्रार्थना भी चल रही, तो वो बड़े प्रसन्न हुए, और इसी प्रसन्नता के साथ वो लगातार हमारे यहाँ आने लगे। जब राज्य अध्यापक पुरस्कार की बात आई तो उन्होंने कहा मुझसे कि भाई राज्य अध्यापक पुरस्कार का फॉर्म भरिए। फिर भी मैंने अपने यहाँ से एक, हमारे यहाँ टीचर थी, उनका फॉर्म भरवाया गया। तो पिछली बार भी हमारे यहाँ से एक इंटरव्यू देने के लिए गई थी महिला, और इस बार भी जब आया तो जब कई लोगों ने मुझसे कहा तो मैंने हाथ ही जोड़ लिया। मैंने कहा भाई मैं ये पुरस्कार इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जब लोगों ने बाद में दबाव दिया कि एंड समय जब चल रहा था, तो मैं अपना फॉर्म कंप्लीट किया। तो ये मेरे कभी भी अंतिम समय में हाँ बिल्कुल लास्ट वाले दिन मेरे दिमाग में बात ही नहीं थी कि तुझे राज्य पुरस्कार लेना है। इस तरफ सोच मेरी थी ही नहीं क्योंकि बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग टीचर्स होते हैं, अपनी अपनी उपस्थितियां प्रस्तुत करते हैं वहां, शायद तो आप सोच पा रहे होंगे कि मुझे कहाँ से पुरस्कार मिल पाएगा ये। हाँ, मैंने कोई तैयारी तैयारी नहीं थी। मैं तो क्या था, जो हमारे पास है वो चीज उनको बोलना था। जी। जो हमारे पास उपलब्ध है ऐसी कोई चीज बिल्कुल हाँ, लगाबंदी जो बताते थे कि ये था ऐसा कुछ नहीं, जो चीज वो पूछते चले जा रहे, जो हमारे यहाँ उसे बताते चले जा रहे। क्यों? देखिए, जो इंटरव्यू लेते हैं, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां उनकी शुरू होती है। आप किसी भी प्रकार से उन्हें गुमराह नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने जो सवाल मुझसे पूछते चले गए, मैं बताता चला गया। यही वहां चला, जब हम लखनऊ में फोन आया कि लखनऊ में आपको जाना, तो अच्छा, जब समय ऐसा आया कि कल आपको पुरस्कार मिलना है, तो वो पल कैसे थे उस समय? एक रात वो कैसे कटी थी? जब लखनऊ इंटरव्यू हो गया तो मैं तो भूल गया था, उस समय मेरा ध्यान नहीं था उस तरफ, क्योंकि हमारा इंटरव्यू, हाँ, हमारे स्कूल में इतना बिजी शेड्यूल होता है। जो हम यहाँ से 7 बजे से पहुंच जाते हैं, और जब 2:30 बजे हम यहाँ आते हैं तो इतने शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए रहती है कि कुछ याद ही नहीं रहता। मैं आपको वाकया बताऊं कई दिन का, जब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ 3 बजे करीबन यहाँ आकर लगते हैं घर आने के बाद में, तो कई दिन मेरे हाथ में चाय पकड़ाई और मैं बैठा हुआ हूँ, तो मेरी बैठे बैठे ही आंख लग जाती है और चाय मेरे कपों में बिखर गई है। तो हम शारीरिक मानसिक जब स्कूल में चले जाते हैं तो फिर सोचने का समय नहीं बचता हमारे पास में क्या करें। तो उस समय जब आया
आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो सोच ही नहीं रहा था कि ये पुरस्कार मुझे मिलेगा या मेरे कहीं ऐसा मानना ही नहीं था कि भाई मुझे मिला, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं था। एक प्रक्रिया थी जो आप हाँ, करते जा रहे थे कि इंटरव्यू देना, भाई ठीक है इंटरव्यू दे देंगे। जी ये पता नहीं थी कि पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है, पुरस्कार का नाम अनाउंस आप ही का होना है, ये कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल मेरे ध्यान में ये बात थी नहीं, बिल्कुल भी ना मैंने इस तरफ सोच रहा था, क्योंकि डेली जो रूटीन प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया चल रही थी। क्योंकि आज आप देखते हो इतना शेड्यूल बिजी शेड्यूल होता है कि आपको ये समय मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जब वहां से नाम आया, नाम आने के बाद मैं बीएसए सर का धन्यवाद कहना चाहूंगा आपके उससे कि बीएसए सर ने मुझे कॉल करके बताया। अच्छा, जैसे पहला फोन आप पर आया था कि आपको पुरस्कार मिलेगा, तो उसके बाद का पहला फोन आपने किसको करा था कि मैं आज चयन हो चुका है, मैं इसको कल राष्ट्रपति राज्य पुरस्कार मिलने जा रहा है? ऐसा 10:45 पे मैं जब स्कूल में था तो एक फोन आया था मेरे पास में कि आप नरेशपाल सिंह बोल रहे हो। मैंने कहा जी हाँ, ये आया था मेरे पास 3 तारीख में जी। कि मैं नरेशपाल सिंह बोल रहा हूँ कि आप अपना बायोडाटा यानी स्कूल का नाम, अपना नाम ये डालकर भेजिए, फोन नंबर उन्होंने बताया और एक अपना फोटो भेजिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो मैं सोचता रहा, तब भी ये पता नहीं था ये मुझे पता ही नहीं था कि किस लिए मांग रही। मैंने कि हो सके, फिर मैंने दोबारा पूछी भैया आप कहाँ से कॉल कर रहे हो, कि उन्होंने बताया कि मैं निदेशालय से फोन कर रहा हूँ। फिर मुझे भरोसा नहीं हुआ, फिर मैंने जैसे ही कॉल कटने के बाद में उस नंबर को सर्च किया तो मुझे याद आया कि 16 तारीख में जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो ये कॉल मुझ पे आई थी, तो मुझे हुआ लखनऊ से आई है। फिर मैंने तुरंत बीएसए साहब को कॉल करी, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे वहां से कॉल आई है मुझे। तो बोले और क्या पूछा उन्होंने, और मैंने क्या आने ना आने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा है, वैसे इतना आया। तो इतनी बात मेरी बीएस साहब से फोन कट गया। फिर शाम को 7 बजे के लगभग बीएस सर का फोन आया मुझ पे कि नरेशपाल वहां से सूची आ गई है और तुम्हारा नाम पैक कर लीजिए। हाँ, तुम्हारा हो गया और तुम्हें कल गोरखपुर जाना। जी। तो मुझे खुशी, बहुत बहुत खुशी हुई उस समय सुनकर। मैंने की मेरा ध्यान बिल्कुल भी उस समय से मुझे लगने को लगा था जब वहां से कॉल आई थी कि भाई हो सकता है तेरा, वो इसलिए कॉल आई हो। अच्छा, ये खुशी बहुत अच्छी होती है क्योंकि एक तो ये होता है कि प्रयास किया जाता है इस अचीवमेंट को पाने के, कि भाई मुझे तो राज्य पुरस्कार लेना है, इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। एक वो मेहनत जिसको मुझे पता ही नहीं है कि मुझको पुरस्कार भी मिलेगा इस मेहनत का, वो मेहनत मैं रेगुलर करता जा रहा हूं और उस रेगुलर का फल ये मिला कि मुझको राज्य पुरस्कार मिल रहा है, तो वो खुशी अलग ही खुशी होती है। मैं जो बीएसए सर हैं हमारे यहाँ के, जी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार जताना चाहूंगा जी कि उन्होंने पूरे जनपद को इस प्रकार से चलाया, पूरे जनपद को इतना मोटिवेट वो करते हैं। सुन पा रहे हैं वो क्योंकि हम से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो वो मैं इतना मोटिवेट हमें कर पाती है वो। मैंने उन्हें देखा, उनकी कार्यशैली ऐसी कार्यशैली जो बहुत कम लोगों के पास कार्यशैली होती है, उनके अंदर बहुत ही मैंने देखा है, क्योंकि मैं मास्टर ट्रेनर भी रहा हूं, तो मैंने ये देखा कि उनके अंदर कार्य करने की वो कला है, किसी से कार्य किस प्रकार लेना, ये कला बहुत कम लोगों के पास होती है। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद जताना चाहूंगा क्योंकि उनके द्वारा बहुत मोटिवेशन मिला। वो एक बार ही हमारे स्कूल में आए थे तो वो बड़े खुश हुए, बोले भाई व्यवस्था तुम्हारे यहाँ की अच्छी है। तो कभी भी वो फोटो मांगते थे, कभी डाइट इत्यादि के लिए, तो हम फोटो उन्हें देते थे। पर नाजिम भाई मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में कभी ये बात थी नहीं कि तुझे राज्य पुरस्कार मिलेगा। 3 तारीख को कॉल भी आई, तब भी बीएसए सर ने पूछा था कि उन्होंने बुलाया भी। मैंने कहा जी बुलाने की तो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने इतना पूछा। जब उनका 7 बजे कॉल आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अपना टेची पेक कर लीजिए, आपको गोरखपुर जाना। तो मेरे मुंह से लखनऊ, तो वो बोले नहीं आप ध्यान से सुना करो, गोरखपुर जाना है आपको। तो मैंने यहाँ बच्चों को बताया, फिर जितने वो सब में फैल गया, फिर सूची वहां से आ गई तो लोगों के बहुत फोन मुझे आने लगे, बहुत फोन आने लगे। और उसी दौरान जो हमारे पूर्व बीएसए थे यहाँ, जो वो हैं डॉक्टर बीके शर्मा जी, वो आज चित्रकूट में, उनका भी फोन आया और उन्होंने भी मुझे तुरंत बधाई दी कि नरेशपाल तुम्हारा चयन हुआ और तुम इसके लिए डिजर्व करते थे। सर मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। तो मैं एक बार पुणे सर का, जो हमारे बीएसए सर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अच्छा, हाँ, उनके द्वारा ही हमने एक और प्रेरणा, जो बीके शर्मा जी ने कार्य को बढ़ाया था, बीएसए सर ने, इन्होंने उसे चरम पर पहुंचा दिया। जो इनकी शैली है वो शैली बहुत ही कम लोगों की देखी है। अच्छा, जो पुरस्कार अभी लेने की लायक में है और वो चाहते हैं कि हमें भी राज्य पुरस्कार मिले, उन लोगों को क्या करना चाहिए अपने विद्यालय में? जब गोरखपुर में हम पुरस्कार लेने के लिए बैठे तो उन्होंने कुछ टीचर बुलाए हुए थे बाराबंकी, जो आसपास के जनपदों के थे। तो उसमें बहुत लोग मेरे पास आए, मैं बैठा हुआ था और लोगों के पास भी जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सर आप अपना नंबर दीजिए और हमें पुरस्कार लेना है, और आपको कैसे पुरस्कार मिला। अब मैं उन्हें क्या बताता, मैंने कि भाई ये कोई पुरस्कार ऐसी तो चीज है नहीं कि आपने आज तैयारी करिए कल पुरस्कार मिल जाएगा आपके लिए। देखिए आपको अपने स्कूल में
बहुत फोन भी आया बीच में कि जी, सर जी। हमें अगले साल को फॉर्म भरना, हम क्या करें क्या क्या करें? नहीं करें। आप देखिए इसके लिए कोई तैयारी आपको नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, केवल जो आपको कार्य या दायित्व जी। सौंपे गए हैं उनका पालन आपको करना है। आप अपने दायित्वों का पालन करोगे तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो ज्यादा कुछ नहीं करना, जो आपको दायित्व वो मिला है। देखेंगे उसे। और आप इसमें कोई ऐसी किताब तो रटनी नहीं है कोई आपके नई लिए, चीज नहीं करनी नहीं आपको। कुछ नहीं करनी। आपको खाली क्या करना है कि जो हमारे स्कूल केवल इसलिए पिछड़ रहे हैं कि जो एक तरह से एक परसेप्शन बना हुआ है कि हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती, उस परसेप्शन को हमें खत्म करना है खाली। जी। और यही परसेप्शन हमने खत्म करके दिखाया अपने यहाँ। देखिए परसेप्शन पर ही दुनिया चलती है। यदि आपने एक बार दिखा दिया समाज में कि हम अच्छा कर रहे हैं तो सब लोग आपका अनुसरण करेंगे। आज पूरा गांव सम्मान करने के लिए आया, इतने लोग आए, इतने फोन आए, जी, मुझे तो जी। भरोसा ना हो रहा कि मैंने भाई ये चीज कुछ चीज पाई भी है। मैं खुद नहीं सोच रहा था कि कि मुझे आपने मिलेगा। पूरा झिंगराबाद ने इतना सम्मान मुझे प्रदान किया है, पूरे ब्लॉकों से टीचर्स मेरे पास आए हैं। तो मैं उन सभी का भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे धन्यवाद आपने दिया। हमारे क्षेत्र, हमारे जनपद का नाम रोशन किया है। आप इसके हकदार थे क्योंकि आपने स्कूल में रहकर वो परिस्थितियों को बदला है जो पूर्व में स्कूल रूप में हुआ करता था। 2014 का स्कूल और आज 2024 के स्कूल में बहुत बड़ा अंतर आया है। ये केवल आपकी कार्यशैली की वजह से आया है और हम भी इसका नहीं, अब अपने दर्शकों के माध्यम से हम भी बारंबार धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हमारे दर्शक आपको, हजारों दर्शक आपको सुन पा रहे हैं। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए पहले मैं, हमारे जो डीएम सर हैं और जी। सीडीओ सर हैं, जी। डीएम सर का शिक्षा पर विशेष ध्यान है और वो शिक्षा को बढ़ावा देने में कहीं पीछे नहीं है। डीएम सर बहुत शिक्षा के लिए वो इतना ध्यान देती हैं। जितनी हमारी मीटिंगें होती हैं उसमें वो हर टीचर के लिए एक मोटिवेशन छोड़ती हैं, हमारे जितनी भी। और मैं डीएम सर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे यहाँ की कई वीडियो अपने उससे फेसबुक पेज से और ट्विटर हैंडल से शेयर भी की। हाँ, वो आपने देखी भी होंगी। तो मैं तो डीएम सर के नेतृत्व में और सीडीओ सर के नेतृत्व में हमारा जिला बहुत आगे जा रहा है। और आज हम देख रही हैं कि हमारे यहाँ बहुत से अच्छे स्कूल हैं, बहुत अच्छे स्कूल बन गए हैं। अब हमें उन तक पहुंचने की जरूरत है और आप देखो कुछ समय में इसका बहुत परिणाम अच्छा मिलेगा। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से सभी से कहना चाहूंगा, देखिए पुरस्कार पाने के लिए कोई तैयारी नहीं होती है। क्या होती है, जो हमारे दायित्व सौंपे गए हैं, जो हमें दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे पास आते हैं, उन बच्चों को हम समझें और जितनी भी बेहतर हो सके उन्हें शिक्षा देने का हम प्रयास करें। चलिए थे हमारे साथ नरेश कुमार जी, जिनको राजेश पुरस्कार मिल चुका है प्राथमिक विद्यालय में, क्योंकि उनकी गुणवत्ता और स्कूल को बेहतर ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उन्होंने बताया कि नन्हे मुन्ने सपने लेके आते हैं कि शायद उनको उच्च शिखर पर जाना है। उनकी जिम्मेदारी हर उस शिक्षक की बनती है जो उस विद्यालय में शिक्षा दे रहा है। तो चलिए थे हमारे साथ नरेश कुमार जी, हम बार बार उनको धन्यवाद देना चाहते हैं अपने हजारों दर्शकों की तरफ से और उन शिक्षकों की तरफ से कि जो आज हमारे उस शिक्षक को देख पा रहे हो जिसने कि अपने जनपद का नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जैसे कि हम ऐसे ही अनुभवी व्यक्तियों से आपको मिलाते रहें, ऐसे ही राज्य पुरस्कार सम्मानित व्यक्तियों से आपको मिलाते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज।